नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 14 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पर। इसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल और बायजूस आईएएस की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। होपफुली आपकी दीपावली काफ़ी शुभ रहेगी। क्योंकि आज दीपावली के अवकाश के अवसर पर कल द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है, इसलिए कल डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपकी छुट्टी होगी और परसों से हम इसको फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत कनाडा संबंधों पर और भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में 17 नवंबर से भारत और कनाडा के मध्य एक नवीन वार्ता शुरू होने वाली है, जिसे कहा जाता है ट्रैक 1.5 डायलॉग। क्या कहा जाता है? ट्रैक 1.5 डायलॉग। अब यह जो डायलॉग है यह भारत कनाडा संबंधों को एक महत्वपूर्ण आयाम देने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हाल के वर्षों में किस प्रकार से भारत और कनाडा के मध्य जो संबंध हैं वो बेहतर हुए हैं। साथ ही साथ भारत और कनाडा के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध विकसित हुए हैं उसमें चीन आदि देशों की क्या भूमिका है उसे भी हम इस एडिटोरियल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नवंबर को जैसे कि मैंने बताया भारत और कनाडा के मध्य ट्रैक 1.5 डायलॉग का तीसरा राउंड होना प्रस्तावित है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आईआर की बात करते हैं तो आईआर के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत भारत और दूसरे देश या किसी भी विश्व के दो देशों के मध्य जब संबंध स्थापना की बात आती है तो दोनों देश अपने अपने देश के राष्ट्रीय हितों के अनुसार, यह जो राष्ट्रीय हित हैं वह आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, सुरक्षा संबंधी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो जब भी कोई दो देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए आपस में बातचीत को प्रारंभ करते हैं तो यह बातचीत जो होती है वह कई आधारों पर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इन आधारों को विविध ट्रैक्स के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जब हम बात करते हैं ट्रैक 1 बातचीत की या जिसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है, वह एक औपचारिक, इसे कहते हैं औपचारिक या फिर सरकारी वार्ता का एक रूप होता है, जिसमें सरकारी अधिकारी, विदेश मंत्री और अन्य विविध सरकार के पदाधिकारी मिलकर बातचीत करते हैं। इसके बाद एक ट्रैक आता है जिसे कहा जाता है ट्रैक 2 कूटनीति, द्वितीय स्तर की कूटनीति, जिसमें अनौपचारिक वार्ता पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? तो अनौपचारिक वार्ता पर बल दिया जाता है, जिसमें दोनों देशों के विभिन्न विभिन्न गैर सरकारी लोग आपस में मिलके वार्ता करते हैं। इसमें विविध व्यावसायिक व्यक्तियों का भी समावेशन हो सकता है, इसमें दूसरे व्यक्तियों का भी समावेशन हो सकता है। अगर हम इसको ट्रैक 1 और ट्रैक 2 अगर इसको हम दो शब्दों से जानें तो ट्रैक 1 हो गई औपचारिक कूटनीति, यानी जिसके तहत सरकारी लोग संबंध स्थापना के लिए कार्य करते हैं। ट्रैक 2 के तहत आप कह सकते हैं मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रेणी के वार्तालाप आते हैं, जिसमें जो गैर सरकारी पदाधिकारी होते हैं वह कार्य करते हैं, यानी विविध प्रकार के राष्ट्रीय व्यक्ति जो किसी राष्ट्र से संबंधित हो सकते हैं। अब अगर इन दोनों को ही हम बीच के रास्ते से देखें, अगर इनके बीच में से हम एक चीज़ निकाल लें तो उसे कहा जाता है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 कूटनीति। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें औपचारिक भी शामिल हो जाएगा और इसमें अनौपचारिक भी शामिल हो जाएगा। और हाल के वर्षों में भारतीय संबंधों में
बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इस प्रकार की रणनीति को काफ़ी बल दिया जाने लगा है, जिसमें एक ओर तो आप कह सकते हैं सरकारी पदाधिकारी वार्तालाप करते हैं, वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी पदाधिकारी भी वार्तालाप करते हैं। इसके माध्यम से अगर इन दोनों को हम मिला दें, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, अगर हम इसको मिला दें तो इसे कहा जाता है 1.5 डिप्लोमेसी का एक प्रकार, जो भारत और कनाडा के मध्य होने जा रही है। अब इसके तहत जिन जिन वार्ता को हम देखने वाले हैं, इसके तहत हम जिन जिन महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं, वह हमारी चर्चा का विषय होने जा रहा है। इसके तहत हम विविध कूटनीतिज्ञों, अधिकारियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की उपस्थिति को देखेंगे। इसके तहत कनाडा और भारत के विदेश मंत्री द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा। मुख्य रूप से भारत और कनाडा दोनों मिलकर कोविड-19 के काल में दुनिया भर में और दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से किस प्रकार से कार्य कर सकें, इसके संदर्भ में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत चूंकि ये 1.5 प्रकार की है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक विद्वानों यानी गैर सरकारी लोग, जिसमें विविध प्रोफेशनल्स आदि शामिल हो सकते हैं, उनके द्वारा भी अन्य विषयों पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वार्ता किया जाएगा। जैसे कि हाल के समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, उसमें भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना, डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र में यानी फिनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, जिसमें आप आजकल देखते हैं कि हम डिजिटल माध्यम से विविध लेन देनों को करते हैं, जिसमें आप पेटीएम आदि का उदाहरण देख सकते हैं। तो यह जो विविध प्रकार की जो फिनटेक इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, इसमें भी जो है सहयोग के काफ़ी जो क्षेत्र हैं वह खुलते हैं, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा सकती है। तो यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग के लिए वार्ता की जानी है। इसके तहत भारत और कनाडा द्वारा 2018 में 1.5 ट्रैक डायलॉग को प्रारंभ किया गया था, यानी 2020 में इसका कौन सा संस्करण है, तो इसका थर्ड संस्करण होने जा रहा है। इसके तहत मुख्य रूप से दो प्रमुख थिंक टैंक्स की भागीदारी है। थिंक टैंक्स मतलब क्या हुआ कि विदेश नीति के क्षेत्र में विचार करने वाले दो संगठन जो देशों के मध्य किस प्रकार से संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कार्य करते हैं। इसके तहत जो दो प्रमुख थिंक टैंक्स हैं वो कौन से हैं, तो पहला है गेटवे हाउस इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस और दूसरा है कनाडा सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन। अब इनके द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि न केवल सरकारें संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं, साथ ही साथ विविध जो गैर सरकारी विशेषज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आदि हैं, विचारक हैं, यह व्यक्ति भी आगे आएं और भारत और कनाडा के संबंधों को बेहतर करने के लिए कार्य करें। इसके तहत मुख्य रूप से कोशिश ये की जा रही है कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकें, हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकें और हम भू राजनीतिक सहयोग पर बल दे सकें। अब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हाल के वर्षों में लगातार बल दिया जाता रहा है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। 2019 में यानी पिछले साल इस डायलॉग का दूसरा राउंड हुआ था मुंबई में और इसके तहत बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई। इसके बाद से ही लगातार संबंध बेहतर हुए हैं, जिसमें भारत के विदेश मंत्री दिसंबर 2019 में कनाडा की यात्रा पर भी गए थे, जिससे आगे और संबंध बेहतर हुए। हाल के समय में हम यह देख रहे हैं कि चीन और कनाडा के मध्य अनेक विषयों पर तनाव की उपस्थिति देखी जा रही है। इसके तहत कनाडा के द्वारा जो चीनी कंपनी हुआवेई है, उसके एक प्रमुख वित्तीय अधिकारियों को
जब एक प्रमुख वित्तीय अधिकारी को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हुए और बीजिंग द्वारा भी बदले की राजनीति करते हुए 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे जैसे कनाडा और चीन के मध्य संबंध खराब हो रहे थे, उसी के सापेक्ष भारत और चीन के मध्य भी जो संबंध हैं वह नकारात्मक होते जा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में कनाडा और भारत के मध्य संबंध जो हैं वो सुदृढ़ हुए हैं, जो महत्वपूर्ण है, और इसमें हम सहयोग के कई नए द्वारों को खुलता हुआ देखते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का हम सामना कैसे करें, इसके तहत जो क्वाड के 4 देश जो सहयोग कर रहे हैं, उसमें भविष्य में कनाडा जैसे देशों की भी भागीदारी देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें लगातार फ्रांस और जर्मनी भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस प्रकार से शांति और समृद्धता स्थापित की जा सके, इसको लेकर देशों का बल है। अब इसमें कनाडा भी जो है भविष्य में सहयोग कर सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के बिंदुओं की, तो हम ये पाते हैं कि भारत और कनाडा के मध्य जो व्यापार है, जिसमें वस्तुओं का व्यापार वह 2019 में 10 बिलियन कनाडाई डॉलर से अधिक का रहा था। कनाडा द्वारा भारत में 55 बिलियन कनाडियन डॉलर से अधिक निवेश भी किया गया है और इसकी भारत द्वारा प्रशंसा भी की जाती रही है। इसके तहत भारत और कनाडा के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिसमें कनाडा में पढ़ने वाले जो विदेशी छात्र हैं, उसमें लगभग 25% जो छात्र हैं वो भारतीय हैं और उनके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 5 बिलियन डॉलर ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के रूप में खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम प्रवासी भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें, तो उनकी भी जो संख्या है वो कनाडा में काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय हैं। इसके तहत कुल जो कनाडा की जनसंख्या है, कनाडा की कुल जनसंख्या का लगभग 4% वो भारतीय हैं और इसके चलते विविध क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ रहा है। अब ये जो भारत और कनाडा के मध्य जो सहयोग हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वह 5 ई के माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसमें ई से इकोनॉमी, जिससे ई से एनर्जी, जिससे ई से एजुकेशन, जिसमें ई से एंटरटेनमेंट और ई से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, एनर्जी यानी ऊर्जा, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिला सशक्तिकरण। ये 5 ई जो हैं वो सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके चलते हम दूसरे कई और नए क्षेत्रों को देख रहे हैं जो सहयोग को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि डिजिटल क्षेत्र में संभावना है कि हम सहयोग को बढ़ाएं, क्योंकि कनाडा ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है और इसमें भारत और कनाडा जो है सहयोग कर सकते हैं। इसके तहत भारत जो है आईटी क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और कनाडा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में उभर रहा है। इसके चलते दोनों जो है भविष्य में दोनों क्षेत्रों को जोड़ के सहयोग कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट का क्षेत्र, डिजिटल पेमेंट में अवसंरचना का निर्माण और इसके संदर्भ में किस प्रकार से एक आधुनिकीकृत नीति, मॉडर्नाइज पॉलिसी का निर्माण किया जा सके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में समझनी है और यह जो है भविष्य में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम अगले एडिटोरियल को, जो दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से है। यह आर्टिकल मुख्य रूप से संबंधित है आत्मनिर्भर भारत पैकेज
3.0 से, जिसकी घोषणा कल ही की गई है। अब यह जो कल के जो खबर थी, ये जो घोषणा हुई है, उसको हमने कल के डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी कवर किया था। तो आप इसके संदर्भ में कल का डेली न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर देखें और कल के जो हमने तथ्यात्मक जानकारी दी थी उसको आपको इसके साथ जोड़ के आप पढ़ेंगे तो इस पूरे विषय को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने ये बताया कि किस प्रकार से कल भी हमने चर्चा की थी कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा देने के लिए लगभग 2,65,000 करोड़ के नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसे आत्मनिर्भर भारत 3.0 का निर्माण नाम दिया जा रहा है। अब यह जो पूरा पैकेज है उसको कई क्षेत्रों में कई दृष्टिकोणों से उत्साहवर्धक माना जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा विद्वानों का यह कहना है कि अब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाल के समय में विशेष करके सितंबर अक्टूबर का महीना, उसमें हमें कई सारे पॉजिटिव साइंस आदि प्राप्त हो रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा है। लेकिन इस सुधार को यदि हमें सततता देनी है, यदि जो है हमें एक सतत रूप प्रदान करना है, तो आवश्यक यह है कि सरकार भी अपने निवेश के माध्यम से इसको बढ़ावा दे। यही कारण है कि सरकार ने इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रयास करना शुरू कर दिया है और इसके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत में जो रोजगार संकट की स्थिति देखी जा रही है उसका बेहतर तरीके से निवारण किया जा सके। मूल रूप से सरकार का ये प्रयास है कि जो रोजगार सघन क्षेत्र हैं, रोजगार सघन क्षेत्र में जो निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, जो रियल एस्टेट क्षेत्र आदि आता है, उस रियल एस्टेट क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र आदि में मांग को बढ़ावा दिया जा सके। यही कारण है कि सरकार ने इसके माध्यम से विविध प्रयास किए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 18,000 करोड़, ये इसकी हमने चर्चा की थी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 18,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे ये उम्मीद है कि इससे लगभग 78 लाख नई नौकरियां स्थापित होंगी और साथ ही साथ इसका एक इफेक्ट देखा जाएगा इस्पात क्षेत्र में, लौह इस्पात क्षेत्र में, सीमेंट क्षेत्र में आदि। तो यह जो क्षेत्र है, यह जो बढ़ावा देने का प्रयास है, ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे लोगों में जो है घर खरीदने को भी बल मिलेगा, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोग यदि 2 करोड़ रुपए से नीचे की राशि में घर को खरीदें तो इसके लिए उनको टैक्स छूट आदि दी जाए। अब इस तरीके की अगर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो पहले से निर्मित हुए हैं उनको जो है बेचे जाने के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो स्टील, सीमेंट और इससे संबंधित अन्य जो क्षेत्र हैं उनको निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत जो है कोशिश ये की जा रही है कि सरकारें निरंतर यह प्रयास करें कि मांग को हम बढ़ा सकें, क्योंकि जब तक मांग को हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक जीडीपी में समृद्धि की हम आशा नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि सरकार द्वारा मांग को बढ़ावा दिए जाने के लिए निवेश आदि को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ और भी कार्य करें। जैसे कि सबसे पहला हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो हमारे रोजगार सघन क्षेत्र हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, उसको भी हम रिवाइव करने का प्रयास करें। जैसे कि रिटेल क्षेत्र, खुदरा क्षेत्र यानी दुकानें जो होती हैं, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र जो मनोरंजन क्षेत्र आदि है, सेवा क्षेत्र आदि है, और साथ ही साथ जो टूरिज्म क्षेत्र है उसको हम बेहतर करने के लिए आगे बढ़ें, इसको किए जाने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ कोशिश ये की जानी चाहिए और इसमें किया भी गया है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है, जो हमारा भारत का असंगठित क्षेत्र है, जिसको कई अनुपातों में लगभग 90% तक श्रम बल को लागू करने वाला माना जाता है, तो उस क्षेत्र को भी बेहतर सहायता दी जा सके, इसके लिए कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत भारत सरकार ने कोशिश किया है कि भारत में ही विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाए और इसके तहत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से इसमें 10 क्षेत्रों को शामिल किया है और इसके माध्यम से इसमें 1.46 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। अब यह जो घोषणा हुई है, यह आगे आने वाले 5 वर्षों में इसका लाभ हमें देखने को मिलेगा, जो काफ़ी सकारात्मक तथ्य है। साथ ही साथ सरकार ने कोशिश ये की है कि रोजगार में जो हम नकारात्मक वृद्धि देख रहे थे, उसको भी जो है हम सकारात्मक करने का प्रयास करें। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत क्या किया गया है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई है और इसके तहत कोशिश ये की गई है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक जो नए कर्मचारियों को भर्ती किया जाए, उनका जो भविष्य निधि का अंशदान है, जो उनका रिटायरमेंट फंड से संबंधित जो अंशदान है, जो पीएफ के रूप में ईपीएफओ संस्था के तहत किया जाता है और इसमें 12% योगदान कंपनी द्वारा और 12% जो योगदान है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। अब इसमें सरकार ने घोषणा की है कि यह जो 24% योगदान है, इसकी जो प्रतिपूर्ति है, इसको जो भुगतान किया जाएगा वह सरकार द्वारा किया जाएगा और इसका जो बर्डन है वो कंपनियों पे नहीं पड़ेगा। इसके तहत ईपीएफओ पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या फिर वैसे कर्मचारियों को फिर से रोजगार में लेते हैं जो कोविड काल में अपनी नौकरी को खो चुके हैं, तो उनको इसका लाभ प्राप्त होगा, जो अगले 2 वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसके माध्यम से नई नौकरियों का सृजन किया जा सके। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल और केवल पीएफ का कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा किया जाना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंपनियां नए लोगों को हायर तब तक नहीं करेंगी जब तक उन्हें खुद ना लगे कि आने वाले समय में डिमांड राइज होगी, और जब डिमांड राइज होगी तभी जो है नए कर्मचारियों की उन्हें वास्तव में आवश्यकता होगी। यानी बात मुख्य रूप से यहीं पे आ जाती है कि जब तक हम मांग को नहीं बढ़ाएंगे, डिमांड क्रिएशन नहीं करेंगे, तब तक नए लोगों को भी रखा जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 एक महत्वपूर्ण प्रयास अवश्य है, लेकिन साथ ही कोशिश करनी होगी कि इसका लाभ जो है वो जीडीपी में सकारात्मक रूप से भी दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा आत्मनिर्भर भारत 3.0। हम याद रखेंगे कि आपको याद रखना है कि कल भी हमने इसकी चर्चा की थी और इसकी जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आप कल के डीएनए से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है हाल के सरकार की एक घोषणा से, और इस घोषणा के माध्यम से सरकार ने कहा है कि अब से वो जो ऑनलाइन कंटेंट है, जो ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स हैं या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, जैसे कि अमेजॉन, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि हॉटस्टार आदि, इनके कंटेंट को वो अब विनियमित करेगी और इसके लिए उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अधिकृत किया है। अब सरकार का ये जो फैसला है, जिसके तहत सरकार ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं और ऑनलाइन न्यूज़ सेवाओं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया है, इसकी लगातार आलोचना की जा रही है और इसकी हमने कल भी चर्चा की थी। इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रकार से फिल्म और न्यूज़ चैनल्स को वर्तमान में विनियमित किया जाता है, फिल्म्स को जो है प्री सेंसरशिप किया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा,
और इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल हैं वो मुख्य रूप से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। और साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ही जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वह भी जो है इसको सेल्फ रेगुलेट करने का प्रयास करता है। लेकिन ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम में, ऑनलाइन कंटेंट के तहत इस तरीके की किसी भी प्रकार के विनियमन को हम नहीं देखते हैं और इसको विनियमित करने के लिए अब सरकार ने पहल की है। इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हम विनियमन को सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सरकारी नियंत्रण भी बढ़ सकता है। और जिस प्रकार से अनुच्छेद 19 के तहत हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और हाल के समय में विशेष रूप से ऑनलाइन मीडियम में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, कहीं इसमें सेंसरशिप ना बढ़े, इसके लिए आवश्यक हो गया है कि हम स्वतंत्रता के साथ विनियमन के संतुलन को बनाए रखें। और विनियमन आवश्यक है, विनियमन किया भी जाना चाहिए, लेकिन सरकारी नियंत्रण, सरकारी सेंसरशिप के माध्यम से वो ना हो। इसके तहत स्वविनियमन सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय होगा। तो स्वविनियमन के संदर्भ में आपको अपने तर्क देने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 13 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है हमारे अमेरिका के चुनावों से। और अमेरिका में हम ये देख रहे हैं कि नए राष्ट्रपति का आगमन हुआ है और इनके द्वारा जनवरी में शपथ ली जाएगी। इनका नाम है जोसेफ बाइडेन, या इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है जो बाइडेन। अब जो बाइडेन की जीत जब से घोषित हुई है उसके बाद से ही उनकी विभिन्न क्षेत्रों में, उनकी अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की नीति होगी, इसको लोग अलग अलग तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं। तो हमारा यह जो आर्टिकल है वो इस बात पे केंद्रित है कि विशेष रूप से साउथ एशिया में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में जोसेफ बाइडेन की जो नीति है वह किस प्रकार की रहेगी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि अमेरिका में नवीन नेतृत्व का आगमन हुआ है और इससे यह आशा की जा रही है कि अमेरिका की जो दक्षिण एशिया के प्रति नीति है उसमें भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि जो नए जो राष्ट्रपति हैं वह डेमोक्रेट पार्टी के हैं और डेमोक्रेट्स की जो नीति रही है वह डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के थोड़ा सा अलग रही है। तो इससे ये आशा की जा रही है कि दक्षिण एशिया यानी सार्क, जहाँ पे दक्षिण एशिया के अलग अलग देश आते हैं, उनके प्रति भी नीति बदलेगी। अब इसके संदर्भ में हुआ क्या है कि जैसा कि होता ही है कि जब कोई नवीन नेतृत्व किसी देश में आता है तो उसको अलग अलग देशों द्वारा बधाई दी जाती है और दक्षिण एशिया के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बढ़ावा और बधाई दी गई है। इसमें भारत द्वारा यह आशा की गई है कि जो नवीन नेतृत्व है वह भी डोनाल्ड ट्रंप के समय की जो सिनर्जी रही, डोनाल्ड ट्रंप के समय की जो संबंधों में बेहतर रहा, उसको आगे बढ़ाएगा। विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा, रणनीतिक संबंधों, सैन्य आदान प्रदानों और अन्य क्षेत्रों में कार्य किए जाने की भी बात इसमें कही गई है। इसके तहत भारत यह आशा कर रहा है कि हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी यानी सार्क के क्षेत्र में भी हम बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे और जिस तरीके से सार्क के क्षेत्र में चीन की महत्ता बढ़ रही है उसके अनुपात में भारत और अमेरिका यह आशा कर रहे हैं कि चीन के बढ़ते महत्व को कम किया जा सकता है, भारत और अमेरिका दोनों मिलकर कार्य करें। तो अगर हम आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो हम ये पाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो अन्य देश हैं जिसमें पाकिस्तान आ सकता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है
इसमें आप जो है मालदीव की भी गणना कर सकते हैं। यह जो कुछ देश हैं, इन देशों का अगर हम भूटान को छोड़ दें तो भूटान का चूंकि यूएस के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है, तो अगर हम भूटान को छोड़ दें तो बाकी सभी देश जो हैं उनके जो संबंध है चीन के साथ वो काफ़ी बेहतर है। और चीन के बेल्ट ऑन रोड में भी भारत और भूटान को छोड़कर सबकी भागीदारी है। कोविड के काल में भी चीन ने साउथ एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत किया है और इसके तहत उसके द्वारा विभिन्न देशों को मेडिकल सहायता भी दी गई और वैक्सीन का निर्माण होने के बाद उन वैक्सीन की आपूर्ति भी की जाने की बात कही गई है। इसके तहत चीन ने श्रीलंका आदि को जो ऋण दिया है उस ऋण में भी छूट प्रदान की है ताकि उसको और समय मिल सके ऋण वापस करने में। अब इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वान इस बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि जो बाइडेन की जो नीति है वह दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों के साथ किस प्रकार की रह सकती है। इस पे कई विद्वानों को कहना है कि पाकिस्तान पर वे नियंत्रण बढ़ा सकते हैं कि वो आतंकवाद नियंत्रण के लिए कार्य करे। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वर्तमान में अमेरिका को अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता है। तालिबान को नियंत्रण में रखने के लिए भी पाकिस्तान की उसे आवश्यकता है। इसके चलते पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा नियंत्रणकारी नहीं होगी और दोनों जो देश हैं पाकिस्तान और यूएस वो अफगानिस्तान के मसले पर सहयोग भी करेंगे। इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि जो डेमोक्रेट्स रहे हैं, जिस पार्टी से जो बाइडेन बिलोंग करते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों पर बल देने वाली पार्टी रही है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधों को कम करने, वीज़ा मुद्दों के साथ अनेक मानवाधिकार मुद्दों पर भी बल दिया जाएगा, ऐसी आशा की जा रही है। इसके तहत दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, आतंकवाद का निवारण हो, चरमपंथ को दूर किया जा सके और साथ ही साथ चीन की चुनौती का भी सामना किया जा सके। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो दक्षिण एशिया के प्रति जो बाइडेन की नीति में महत्वपूर्ण अंग हो सकती हैं। इसके तहत बांग्लादेश ने इस बात को उठाया है कि रोहिंग्या के मसले का भी एक मानवता आधारित समाधान किया जाए और इसके संदर्भ में भी बांग्लादेश और अमेरिका साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके तहत जो बाइडेन ने जब अपनी विदेश नीति के विविध पक्षों को अपनी बैठकों में, अपने भाषणों में, अपने लेखों आदि के माध्यम से अभिव्यक्त किया, तो उन्होंने इस बात पे बल दिया कि जो बाइडेन की जो विदेश नीति की जो प्राथमिकता होगी उसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे और इसमें वो 3 प्रमुख बातों पे बल देंगे, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण, प्राधिकारवाद यानी जो सत्तावाद होता है अथॉरिटेरियनिज्म, उसके खिलाफ खड़ा होना और साथ ही साथ मानवाधिकार की बात। अगर इन 3 बातों पे देखें तो हम ये पाएंगे कि दक्षिण एशिया पर वह दबाव बना भी सकते हैं, जिसके तहत श्रीलंका पर जब वह गृह युद्ध में फंसा था तब तमिलों पर उसने बहुत सारे अत्याचार किए गए और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात स्वीकार किया जाता है। तो तमिल पर अत्याचार के संदर्भ में श्रीलंका कई समय तक निशाने पर रहा है और इस बात को दोबारा उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो दूसरे मुस्लिम वर्ग से संबंधित अल्पसंख्यक हों, उनके संबंध में भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भारत में भी जम्मू कश्मीर के मसले पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम के मसले पर जो बिडेन प्रशासन के साथ भारत का तनाव हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका मानवाधिकार के मसले पर बहुत अधिक दबाव डालता है तो जो दक्षिण एशिया के देश हैं वह चीन के पक्ष में भी झुक सकते हैं। अतः इसके संबंध में निश्चित ही जो बाइडेन की नीति एक संतुलन की होगी। यह जो संतुलन की जो नीति है वो हम चीन के प्रति भी देख सकते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से चीन से प्रत्यक्ष तनावपूर्ण संबंधों पर बल दिया, वैसी जो नीति है वह हम
जो बाइडेन की नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ओर तो ये संभव है कि वो चीन की विस्तारवादी, आक्रामक और मानवाधिकारों के उल्लंघन की नीति का उल्लंघन करें, नीति का जो है विरोध करें, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोनों देश सहयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, परमाणु निःशस्त्रीकरण का मुद्दा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा आदि। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही भारत को अपनी नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 14 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह आर्टिकल संबंधित है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऐसी स्कीम होती है, या इसको कहें आप उत्पादन, इसको हिंदी में लिखते हैं उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जो मुख्य रूप से भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई और अब उसको आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है 3.0 उसके माध्यम से 10 सेक्टर्स तक, 10 क्षेत्रकों तक विस्तारित किया गया है। यह जो स्कीम है इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि भारत में ही विनिर्माण को बढ़ावा देकर चीन से मुकाबला किया जाए। इसके तहत ऐसी कंपनियां जो भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट्स, उत्पादन इकाइयां स्थापित करेंगी, उनको उत्पादन किए जाने पर लाभ दिया जाएगा। उनको जो है उत्पादन किए जाने पर सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा, आप ये कह सकते हैं लाभ दिया जाएगा, जो मोबाइल के क्षेत्र में देखा जा रहा है, जो फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के क्षेत्र में, और इसको अब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी लागू किया जाने वाला है, जिसमें 2020 से 2025 की अवधि में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का फंड इसमें उपलब्ध होगा, ऐसी आशा की जा रही है। निश्चित रूप से इससे हम विनिर्माण को बढ़ावा दे सकेंगे, यह काफ़ी अच्छा बात है, काफ़ी अच्छी पहल है, और इसके माध्यम से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो खपत है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ इससे संबंधित जो सप्लाई चेन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसी आशा की जा रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारत में विनिर्माण के स्तर पर कई सारी चुनौतियां हैं जिसके समाधान की आवश्यकता है। जैसे कि अभी भी बहुत सारी लीगल चुनौतियां हैं जो हम आयात निर्यात आदि के संदर्भ में देख सकते हैं। इसके तहत किन वस्तुओं का आयात किया जाना है, किसका आयात नहीं किया जाना, इसके संदर्भ में अभी भी बहुत सारे नियम कानून विद्यमान हैं। इसी के चलते भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वह पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ है। इसके संदर्भ में हम लाल फीताशाही आदि को भी देखते हैं और भारत में अवसंरचना भी उतना बेहतर नहीं है। यह कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कार्य करने की आवश्यकता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भारत में अपने प्लांट लगाते हैं तो उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी, किसी भी प्रकार के नागरिक असंतोष का सामना ना करना पड़े, उसको किसी भी प्रकार की विधिक चुनौतियों आदि का सामना ना करना पड़े, इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। तभी भारत विनिर्माण के एक मुख्य केंद्र के रूप में बेहतर रूप से स्थापित हो सकेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। केवल 1, 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 के उपरोक्त सभी। तो इसमें चौथा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो हम जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं और ये तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, उपरोक्त सभी भी हम कह सकते हैं। तो उत्तर है हमारा ए। ठीक है, चलिए तो आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते इसको बाल दिवस भी कहा जाता है और इसी के चलते हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। तो इसके तहत ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अहितुल्ला फरनस्वर्थी और अहितुल्ला सेहाद्रेंसिस
क्या है? फर्न प्रजाति की वनस्पति, हाल ही में खोजे गए नए वायरस, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लुप्त जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अहितुल्ला फर्न्सवर्थी और अहितुल्ला सिहांद्रेसिस क्या है? तो ये हाल में खोजे गए सांपों की नई प्रजाति है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। तो यह जो है नई स्पीसीज खोजी गई हैं सांपों की, जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में। इनका नाम क्या है? अहितुल्ला फर्न्सवर्थी और अहितुल्ला सिहाद्रेंसिस। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्भव भारत के पूर्वोत्तर में असम से माना जाता है। भारत में आयुष मंत्रालय द्वारा इसका विनियमन किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो सिद्ध जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसका उद्भव भारत के पूर्वोत्तर में नहीं हुआ है, तमिलनाडु से इसका उद्भव माना गया है। और दूसरा कथन हालांकि सही है कि भारत में आयुष मिनिस्ट्री इसका विनियमन करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य कथन केवल दो, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ देखते हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया जाता है? आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। केवल 1, 2, 3, 4 व 5, केवल 2, 3, 4, 5 व 6, केवल 1, 2 व 3 की उपरोक्त सभी। तो ये सभी की सभी जो पद्धतियां हैं उनको पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शामिल किया जाता है, और इसी से जो है आयुष का नाम होता है। जैसे कि AYUSH। तो ए हो गया आयुर्वेद, वाई हो गया योग एंड नेचुरोपैथी, यू हो गया यूनानी, एस हो गया सिद्ध और एच हो गया होम्योपैथी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, यह जो है इस मिनिस्ट्री का पूरा नाम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा डी। अब ये दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आज जो है इससे संबंध में खबर आई है, जिसमें जल्द ही WHO द्वारा भारत में पारंपरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्वेरसैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल है। उक्त मिसाइल को ट्रक पर भी रखा जा सकता है और इसे कनस्तर में भी रखा जा सकता है। क्वेरसैम ठोस ईंधन प्रणोदक का प्रयोग करता है और इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। केवल एक, केवल एक और दो, 1, 2 और 3 के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेरसैम के संदर्भ में तीनों कथन सही हैं और उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 और 3। तो आज जो है इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें कल ही DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है क्वेरसैम का। ठीक है, तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो भारत की रक्षा प्रणाली के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु बुलियन की, धातु दुर्लभ मृदा तत्वों की कि यूरेनियम की? तो ये संबंधित है कच्चे तेल की एक श्रेणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और कनाडा भले ही भौगोलिक दूरी के माध्यम से पृथक हों, हालांकि उनके समान हित और मूल्य हैं तथा ट्रैक 1.5 डायलॉग दोनों देशों के हितों के कन्वर्जेंस का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के संदर्भ में इसकी महत्ता को भी स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं उसको आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं हमारी आज की परिचर्चा के आधार पर। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये कोशिश की कि हम अधिक से अधिक टॉपिक्स और संकल्पनाओं के साथ तथ्यों की भी चर्चा
कर सकें। होपफुली आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। आज के सत्र में फ़िलहाल इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे परसों के सत्र से। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।